पूरे हम मुल्क की अगर बात करें, ओवरऑल मुल्क की बात करते हैं, आप समझते हैं कि जो तरक्याती मॉडल मुल्क का इस वक्त है, शहर कायद को मिलाकर हर तरफ, वो 25 करोड़ आवाम का बोझ उठा सकता है, उनको टॉलरेट कर सकता है, उनको सहूलत दे सकता है? देखिए, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान पर कि अल्लाह ने उसे बहुत नवाजा है। मगर हमारे पास ये बड़ा अफसोस और दुख होता है कि हम जब देखते हैं कि सब कुछ होते हुए भी जो है हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे लोग अपनी बोटी के लिए पूरी गाय हलाल करने के लिए तैयार होते हैं। कि ऊपर बैठे हुए जितने भी हमारे आला ओहदेदार हैं, ताकतवर शख्सियात हैं, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी बोटी और अपने अकाउंटों की सोचते हैं। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के इनको कोई फिक्र नहीं होती है, पाकिस्तानी कौम की इनको कोई फिक्र नहीं होती है, पाकिस्तानी अवाम पिस रही होती है, पाकिस्तानी अवाम बेरोज़गारी के में भटक रही होती है, अवाम जो है गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही होती है, मगर इनको कोई शर्म नहीं आती, इनको कोई हया नहीं आती है। इनको ये तक भूल चुके हैं कि हमें मरना भी है, अल्लाह को जवाब भी देना है, हमें जिस कौम की बेहतरी के लिए उसको हमें वो ओहदे और ये मराते हमें मिल रही हैं, उस कौम की भी बेहतरी करें, उस कौम को भी हम कुछ आगे ले जाएं, मगर ऐसा होते हुए कुछ भी नज़र नहीं आता। तो जब तक ऐसे लोग मुसलत रहेंगे, जब तक अवाम के हक अवाम को नहीं दिया जाएगा, आज तक अगर आप बकौल ये कि 18 को भी हम मिला लें और ये तस्लीम कर लें कि चलें आज तक कोई भी हुकूमत जो है वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं आई है, तो ये पहली दफ़ा ये क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है कि इन्होंने जो है वो EVN मशीन लाकर अवाम को अवाम का वोट हक देने की कोशिश की। अच्छा। अवाम को अवाम का जमहूरी हक, अवाम का इखलाकी हक, अवाम का जो उसूली हक है वो उनको देने की कोशिश की, जिसको इन तमाम जमातों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर नाकाम बनाया और कानून को रोल बैक किया। बैरून ममालिक में रहने वाले वो बाशऊर पाकिस्तानी, वो बाशऊर लोग जो पढ़े लिखे और हुनरमंद अफराद में शामिल हैं, उनको जो है वो वोट के हक से इन्होंने दोबारा महरूम किया, जिसको उनको वोट का हक खान साहब ने दिलवाया था। आप सोचें कि जब ये मेंटलिटी होगी कि जब 12 रुपए का पिंक सॉल्ट 12 पैसे में पिंक सॉल्ट बेचा जाएगा अपने कमीशनों के लिए और 9 यूरो में वो यूरोप और दीगर ममालिक में बिक रहा होगा, 6000 ट्रिलियंस की जो है वो अरशद शरीफ ने जो करप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तांबे की कानों के अंदर जाहिर की थी, 6000 अरब डॉलर की। उसमें से इन्होंने बताया था इतने लाख टन जो है तांबा निकला है, उसके अंदर 1% सोना होता है और 1% के हिसाब से इतने लाख टन बनता है और जिसकी जो मालियत बनती है वो 6000 अरब डॉलर बनती है, वो भी उस वक्त जिस वक्त वो हयात थे। और अगर उसको सोने के रेट को अगर हम आज के रेट पे कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 20 से 22 हज़ार अरब डॉलर बनती है। ये सिर्फ एक पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, खैबर एक शोबे की बात, गिलगित बलूचिस्तान में देख लें, ट्रकों के ट्रक लुट के जा रहे हैं चाइना के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ से मादनियत लुट के जा रही है। अब सिंध के अंदर देख लें कि हमारे पास वसाइल होने के बावजूद कि हम थर के कोयलों से जो है वो बिजली भी निकाल सकते हैं, उससे गैस भी निकाल सकते हैं, मगर वही पुराने तरीके से जो है खड्डे खोद के जो है ना वो बिजली तैयार की जा रही है। पेट्रोल भी हमें मिल सकता है, अच्छा। मगर वो भी हासिल नहीं किया जाए। ये पता नहीं मेंटेलिटी इनकी सिर्फ ये है कि ये अपने बैरूनी आकाओं के इशारों पे चलते हैं, जो चाहते हैं कि मुसलमान पुस्त रहें और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमान नीचे दबे रहें, ताकि इनके ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो जो सिर्फ और सिर्फ इनके जूते पॉलिश करें और कौम का वो सोचे ना। अच्छा, ये तो एक और अहम बात आपने बताई कि ऐसा अगर कोई हुक्मरान चाहते हैं तो वो क्यों ऐसा चाहते हैं, मतलब क्या उनको क्या फ़ायदा होगा? सलीम साहब आप देख लें, आपने शायद सिराजुल हक साहब का एक बड़ा अच्छा बयान था, जमात इस्लामी के जो साबिक अमीर थे, उन्होंने तकरीबन 18,000 अरब डॉलर उन्होंने सिर्फ चंद लोगों की गिनती के नामों को बताए थे। इनमें जनरल साहिबान भी शामिल थे, इनमें हमारे सियासतदान भी शामिल थे और इनमें हमारे कुछ ताजर भी शामिल थे, जो करप्शन थे उन्होंने लूट के बाहर जमा किए, जबकि पाकिस्तान का कर्जा सिर्फ और सिर्फ 160 अरब है। आप सोचें, जब मेंटलिटी सिर्फ अपनी बोटी, हमें बोटी चाहिए, हमें कमीशन चाहिए, जब मेंटलिटी सिर्फ यही होगी कि हमें हराम खाना है, हमें जायज़ तरीके से कमाई नहीं करनी है, तो उसके नसीब में वो हराम ही आएगा और वो अपनी आखिरत भी ख़राब करेगा, वो इस चीज़ की भी परवाह नहीं करेगा कि मुझे मरना भी है, अल्लाह को जवाब भी देना है।
अच्छा, अभी जो ये आईएमएफ की रिपोर्ट आई है जिसमें बड़े करप्शन के और गुड गवर्नेंस की नाकामी का बताया गया है, ये क्या मामला है, क्यों छुपाई गई आईएमएफ की रिपोर्ट? ये तो इतलात ये मौसूल हुई थी कि कोई 6 महीने पहले ये रिपोर्ट आ चुकी थी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि ये 6 महीने पहले ये रिपोर्ट आ चुकी थी और उसूलन उनको उसी वक्त पब्लिश कर देनी चाहिए थी, और अभी भी इन्होंने पूरी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है। अच्छा जी, इन्होंने अभी भी मुकम्मल रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है, अभी भी आवाम से बहुत सी बातें। मुकम्मल रिपोर्ट में इतनी सारी चीजें हैं तो फिर मुकम्मल में क्या? 5300 अरब तकरीबन जो है वो 53,000 अरब रुपए की करप्शन है, जो तकरीबन 18 अरब डॉलर बनती है, 18 पॉइंट समथिंग अरब डॉलर बनती है। ये सिर्फ ये इन मौजूदा दौर के जो मुल्क के जो अपने आप को खादिम और अपने आप को मुल्क का खैरख्वाह कहते हैं, ये अपने आप को जो अपने आप को मुहिब वतन कहते हैं, ये अच्छा। ऐसे मुहिब वतन भी पाकिस्तान के दुश्मन है, ऐसे खैरख्वाह भी पाकिस्तान के दुश्मन है और ऐसे लोग भी पाकिस्तान के दुश्मन है। ये सिर्फ और सिर्फ लूट मार करके अपना वो पैसा बनाना चाहते हैं, अपनी ज़ाती पैसा बनाना चाहते हैं और बैरूनी आकाओं को खुश करके उनकी जूते पॉलिश करना चाहते हैं। इसके अलावा इनकी कोई मेंटल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ इनके अकाउंटों में पैसे आने चाहिए। आईएमएफ की रिपोर्ट आने के बाद जो इंटरनेशनल जो बहस है वो भी एक छिड़ गई है। आईएमएफ ज़ाहिर है एक इदारा है, इंटरनेशनली इसकी रिपोर्ट्स को देखा जाता है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान का इमेज तो बहुत ख़राब नहीं हो गया? आईएमएफ जो है ना वो दो तरफा खेलते हैं ये लोग। एक अच्छा। तो मसला ये होता है, ये धक्का भी देते हैं और फिर हाथ भी पकड़ते हैं बचाने के लिए। ये अगर तमाम तरफ जराइम ये जी बिल्कुल, ये धक्का भी यही मारते हैं और हाथ भी पकड़ते हैं कि हम तुम्हारे को बचा रहे हैं। अच्छा। ये इनकी ये पॉलिसी नई नहीं है, बहुत पुरानी पॉलिसी है। और आप देख लें कि ये जो जितने भी लूट का माल है वो इन्हीं की बैंकों में पड़ा हुआ है। तो आईएमएफ को चाहिए वो लूट का माल में से अपना कर्जा काट के बकाया रकम पाकिस्तानी कौम को रिटर्न करे। अच्छा, ये एक दफ़ा पहले भी आपने सजेशन दी थी, आपकी पार्टी की तरफ से ये सजेशन आई थी कि अगर जो पैसे बाहर के अकाउंट में रखे हुए हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए और पाकिस्तान का कर्जा, तो इस पर कभी कोई किसी प्लेटफॉर्म पे बात हुई है या सिर्फ ये मीडिया या सोशल मीडिया पे ही ये चीज़ें चलती रहती हैं? देखें, ये करने की कोशिश की गई थी मगर बहुत सारे दबाव की वजह से और लूली लंगड़ी हुकूमत होने की वजह से, कि आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट ने 3 पाँव पे हुकूमत दी थी खान साहब को, और उसके बावजूद उन्होंने बड़ी हिम्मत, बहादुरी और जुर्रत से अवाम के मफादात की ऐसे बहुत से काम किए। ताकत से नहीं आए थे एस्टेब्लिशमेंट। सर 35 सीटों के पे जो डाका डाला गया था, पीटीआई की 35 सीटों पे डाका डाला गया था और उस डाका डलने की वजह से जो वो 3 पाँव पे हो गई थी हुकूमत। अच्छा। मगर इसके बावजूद भी खान साहब ने बड़ी हिम्मत, बहादुरी और जुर्रत के साथ जो है हुकूमत को आगे बढ़ाया। कोरोना की वबा भी आई, 2 साल तक उसका मुकाबला किया और पाकिस्तान को एक मजबूत और मुस्तहकम और इस्तेकाम की तरफ ले जा रहे थे, जिसको उन्होंने आते के साथ ही बैंक करप्सी और लूट मार करके उन्होंने किसके हाल को पहुँचाया, आवाम को गुर्बत की लकीर से 8 करोड़ लोग, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे पहुँचा दिए और कौम को बेहाल कर दिया। लोग मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हो गए। 30 लाख से ज़्यादा 3 सालों के अंदर लोग बैरून मुल्क चले गए। तो उन्होंने तो तबाही मचाई हुई। अब एक नया तरीका निकाला है कि जब इंटरनेशनली बदनामी हुई है कि लोग जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं बड़ी तेजी से, तो अब ये लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं। जिनके पास वीजे मौजूद हैं, जिनके पास पासपोर्ट मौजूद है, उन लोगों को ये लोग ऑफलोड कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनके लाखों का नुकसान कर रहे हैं। कोई अपना जेवरात बेच के, कोई अपना घर बेच के अपने आप को एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए बाहर जाने की कर रहा है, उसको ये रोक के और उसको जो है ना वो तबाहल कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है इनका एक ही एजेंडा है कि अवाम महकूम रहे, अवाम पिसी हुई रहे, अवाम दबी हुई रहे, अवाम के मुंह इस लायक न छोड़ें कि उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर सके। सलीम सचवानी साहब किसी हद तक ये कामयाब भी करेंगे नाज़रीन, लेकिन वक्त सचवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में, उनसे भी बात कर लेते हैं। सलीम साहब, अभी ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इसमें बड़े बुरे तरीके से पीटीआई पिट गई है। क़यादत की हिकमत अमली पर नज़रसानी होनी चाहिए या क़यादत ही को तब्दील कर देना चाहिए? कहाँ पे गलती कहाँ हुई है आपसे? देखिए जी, गलती ये है कि कायद की जो बात नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा था मुकम्मल बाइकाट किया जाए, क्योंकि इनको पता थी कि मुकम्मल तौर पे फॉर्म 47 के इलेक्शन होंगे और कुछ भी चांस नहीं दिया जाएगा पीटीआई को। इसलिए उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जिन भी लोगों की सीटें खाली हो रही है उस पर पीटीआई मुकम्मल बाइकाट करे। मगर इसके बावजूद भी 2 सीटों के ऊपर उन्होंने 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 2 सीटो
जिद में कह लें या किसी भी तरीके से कह लें खड़े किए, और जब खड़े किए तो फिर इनको डटना भी था, फिर वहाँ से रिजल्ट लिए बगैर वहाँ धरना दे के बैठना भी था, और रिजल्ट लिए बगैर इनको आना भी नहीं चाहिए था। इनके पास फॉर्म 47 मौजूद है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आवाम के सामने लाए वहाँ फॉर्म 45 जो इनके पास मौजूद है और कौम को दिखाएं, मगर आप देख रहे हैं पुरसार सी खामोशी है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये आपसे इख्तलाफात का मामला है कहीं? देखिए ये अल्लाह बेहतर जानता है क्या है क्या नहीं, जो मुझे सच लगा वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा चले ये तो ठीक है, ठीक है। अच्छा फैसल रफीक साहब, पार्टियों को बड़ा यहाँ पे उरूज मिला, और पीटीआई भी आपको याद होगा कि यहाँ जिसे बर्गर पार्टी का भी नाम दिया गया, शुरू में जो नाम दिया जाता था, बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन जब आपकी हुकूमत आई तो शहर कायद पे वो तवज्जो नहीं थी जो होनी चाहिए। आवाम ये पूछती है। देखिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हुकूमत आने के बाद 2 साल कोरोना की वबा में निकले थे, उससे फाइट करते हुए, और के बावजूद भी जो है ना वो आप देखें तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 20 अरब डॉलर से 35 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी, और उसमें सबसे बड़ा शेयर कराची का ही होता है। कराची ही सबसे ज़्यादा जो है ना इंडस्ट्रियल सिटी है हमारा, कराची ही से ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, तो उसका फ़ायदा तो कराची को भी पहुंचा। ऐसा नहीं कि कराची को फ़ायदा नहीं पहुंचा, कराची के आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा। और आपको याद होगा कि खान साहब ने सिंध गवर्नमेंट को पेशकश की थी कि भाई 50% जो है आप हम शमूलियत करें, हम पूरे सिंध को जो है 50% वफाक देता है, पूरे सिंध को सेहत कार्ड हम प्रोवाइड करते हैं, और सिंध के लेकिन सिंध हुकूमत ये कहती है कि हमारे तो सारे हॉस्पिटल्स ही फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हमें क्या जरूरत है सेहत आप देखें ना जी, अगर इनके फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल है तो एक दिन आप जाके इनके हॉस्पिटल में जाएं तो सही इलाज करवाने, आपको मालूम पड़ेगी इस फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल में आपको 3 महीने के बाद को ऑपरेशन की डेट दी जाएगी, और उसके बाद में जो आपको सहूलियत दी जाएंगी वो भी आपके सामने होंगी, दवाइयाँ किस तरह दी जा रही है, पेशेंट किस तरीके से लाइनों में लग रहे हैं। और एक तरफ सैकड़ों हॉस्पिटल हैं और ये चंद हॉस्पिटल है, 3 करोड़ से ऊपर की आबादी का शहर है, क्या उसके लिए चंद सरकारी हॉस्पिटल इनफ है? नाम इनफ नहीं है वो, ठीक है। और इंडस्ट्रीज को जहाँ तक यहाँ पे डीमोरलाइज किया गया, जितनी इंडस्ट्रियाँ कराची में बंद हुई हैं, जितनी इंडस्ट्रियल को कराची के अंदर में नुकसान पहुँचाया गया बिजली महंगी करके, टैक्सेस बढ़ा के, तो आप बताएं ये बेरोजगारी कराची के शहरियों की भरी, तो कराची के शहरियों का नुकसान हुआ है। तो खान साहब के दौर में जो वो अपर लेवल पे जो काम हुआ था, अब ये ज़रूर कहिए देखिए गलियां बनाना, गटर लाइनें बनाना, रोड बनाना, ये वफाकी हुकूमत का काम नहीं है, ये आपके ये बल्दियात का काम है एक्चुअली देखा जाए तो। बल्दियात, और दूसरी बात फिर MPA है, फिर MNA, सारे के सारे बजट बटोर रहे होते हैं। अगर एक्सक्यूज मी, अगर आप कैलकुलेशन करें कराची के ऊपर जितना पैसा कराची के मद में लिया जा रहा है, जितना पैसा सिंध की मद में लिया जा रहा है, क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी है? नहीं है। अगर एक हमारा CM जो है, एक हमारा CM उसके पास 1141 अरब रुपये अपनी वो खर्च करने के लिए हैं, हमारे एक CM के पास, बाकी मिनिस्टर्स अलग हैं, बाकी MNAs अलग हैं, बाकी MPs अलग हैं। आप सिर्फ एक इस CM के ही पैसे ले लें तो पूरा सिंध जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, मगर वो जाते कहाँ हैं पैसे, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन देगा? ये टैक्स के लिए तो खड़े हो जाते हैं, मगर ये बताएं कि ये टैक्सों के पैसे कहाँ जा रहे हैं जो इनको मिल रहे हैं, वो कौन से खेतों में जा रहे हैं, वो कौन से खलिहानों में जा रहे हैं? ना किसान को पानी नहीं है, इंडस्ट्रीज को बिजली नहीं है, आखिर ये किस तरह मुल्क चला रहे हैं? ऊपर से कहते हैं कि हमने मुल्क को खुशहाल कर दिया, मुल्क आगे जा रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, इंडस्ट्रियल बंद होकर बाहर मुल्क ममालिक में भाग रही है, किसान परेशान है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसकी चीनी इंपोर्ट की जाती है, फिर जब उसका टाइम आता है क्रशरिंग का तो वो गन्ना जो है लिया नहीं जाता, टाइम ज़ाया किया जाता था कि गन्ना सूख जाए। गंदुम का आता है तो गंदुम में भी किसान को परेशान किया जाता, जो असल रेट होता वो दिया नहीं जाता। पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है। उसके लेके जाने वाले वही है जो मुल्क को में इन्होंने इनको मुसलत किया है, इनको लाने वाले भी मुल्क के गद्दार हो, ये तो हैं मुल्क के गद्दार। फैसल रफीक साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? स्टूडियोज में मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सलीम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो ज़रूर बात मुकम्मल कीजिए। देखिए आपके MNAs के लिए कहा था फंड वगैरह नहीं मिल रहे थे PTI के दौर में, तो आपको एक प्रोग्राम में एक दफ़ा पहले भी मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि एक तो PTI के दौर में कितने MNAs को फ़ंड मिले, कौन कौन थे, इसके बाद में शहबाज शरीफ के दौर में कितने अरबों के फ़ंड मिले, और उसके बाद
जो है वो मौजूदा दौर में इनको MNS को कितने फंड मिले अरबों की सूरत में, यानी ये खान साहब के दौर में अरबों की सूरत में मिले इनको फंड। इसके बाद शहबाज शरीफ ने रिश्वत की मद में दिए, वो तो उसमें तो काम ही नहीं किया इन्होंने बिल्कुल भी। और जब खान साहब ने दिया उसमें तो थोड़ा बहुत काम किया, और कितना इन्होंने काम किया, कितना किसने कारकर्दगी दिखाई, कितना किसने आवाम के हक के ऊपर डाका मारा, तो वो तो उसी सूरत में होगा ना जब इन सबको बिठाया जाए और सबसे पूछा जाए कि भाई आपको जो फंड मिला है इतने अरब रुपए हर दौर में इनको मिलते हैं, इससे आपने क्या इस्तेमाल किया, क्या इसमें आपने जो है ना वो प्रोग्रेस दिखाई। इस वक्त आप देख लेंगे, इस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, शहर के अंदर में एक सड़क जो बल्दियात की हो, चाहे वो किसी MPA या MNA की फंड की हो, मुझे बता दें कि वो उस पैरा के ऊपर पूरी उतर के बनाते हैं जो पैरा इनको दिया जाता है, जो पैरामीटर, तो कहीं पे भी कोई सीन नहीं है। और एक तो बनाते नहीं है, और जब बनती है अभी तो जो तरक्याती काम जारी है इस शहर के हवाले से बात करें, उनके मुकम्मल होने में, तकमील होने में भी काफ़ी वक्त है, तो फिर वो ऊपर रोड क्या बनाएंगे, ये तो बात बहुत पुरानी है। देखें, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये क्वालिटी ऑफ जो रोड्स हैं वो क्या वो लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि इस वक्त जो कहीं कहीं पे जो है वो बल्दियात में आप देखें किसी ने B क्लास की बनाई है, C क्लास से हट के, मगर ज़्यादातर सड़कें हम देख रहे हैं कि जो है वो C क्लास की बन रही होती हैं और वो टूट रही होती हैं और जल्दी टूट जाती हैं, 2-3-4 साल मैक्सिमम। हालांकि इसकी 25 ईयर्स की कम से कम वारंटी ली जानी चाहिए। वक्त क्योंकि कम रह गया, नुसरत मिर्जा साहब ने एक सवाल कहा था कि अगर अडियाला जेल में बैठा हुआ शख्स माजरत कर लेता है तो शायद सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए, तो इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखिए, नुसरत मिर्जा साहब इस चीज़ की भी वजाहत करते हैं कि किस चीज़ की माजरत। 9 मई को अपने कारकुनों की शहादत करवाने की माजरत, 26 नवंबर को अपने कारकुनों को जो है शहादत करवाने की माजरत, ये जो मुरीद के का जो वाक़या हुआ उसकी माजरत, या वो बाजोर में और वादी तेरा में जो शहादतें हुई उसकी माजरत, किस चीज़ की माजरत करें, इसकी भी तो वजाहत होनी चाहिए। माजरत तो उनकी करनी चाहिए, उनको करनी चाहिए जो इन तमाम शहादतों के ज़िम्मेदार हैं। हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी आवाम शहीद हो रही है, और एक खेल लगा हुआ है, कभी उधर डोर हटाई जाती है, कभी उधर डोर हटाई, जो तमाम का तमाम खेल सिर्फ मादनियात पे कब्जा करने का खेल है, जो कि अब ख़त्म होना चाहिए। और अब मादनियात की अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी इस मुल्क के अंदर में, जब तक मादनियात की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इस अल्फाज को आप नोट कर लें, जब तक मादनियात की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त न दहशतगर्दी ख़त्म होगी, ना ये तमाशे ख़त्म होंगे, क्योंकि ये सारे तमाशे हो ही इसी वजह से रहे। नुसरत मिर्जा साहब, आपसे भी लास्ट कमेंट लेना चाहता था। मैं कह रहा हूं कि वो साला नौरीन खान साहबा के साथ जो सलूक किया गया, वो क्या ये ज़ेब देता है किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर में किसी खातून के साथ में ये सलूक किया जाए कि उनको बालों से काकर के घसीटा आ जाए, इनको मुक्के मारे जाएं? इस तरह की हुकूमत करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ पब्लिक की तबाही चाहते हैं, वो सिर्फ पब्लिक को तबाह करना चाहते हैं।